सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य एक 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। यह वीडियो नंबर 18 है। इसके पहले 17 वीडियो डाला गया है। प्ले लिस्ट तैयार है, आप प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें और 1-2 बार परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एंटोनियो पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय दूतावास स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि इस कदम का उद्देश्य इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण साझेदारी द्वारा भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में डेरेक चाउविन को 22.5 साल की सज़ा हुई। जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के मामले में डेरेक चाउविन को सज़ा हुई है 22.5 साल की। वर्ष 2020 में मिनियापोलिस की एक सड़क पर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को 22.5 साल की सज़ा सुनाई गई है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। एक पब्लिक था, इसको पुलिस अधिकारी ने मारा था। दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। ये बहुत खबरों में रहा था और इस मौत के विरोध में बहुत बवाल हुआ था। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर गए थे। चलिए आगे देखिए। फ्लॉयड की मौत में उसकी भूमिका के लिए 45 वर्षीय चाउविन को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। फ्लॉयड 46 वर्ष का था। 25 मई 2020 को पुलिस बल के साथ क्रूर व्यवहार में मारा गया था। चाउविन ने फ्लॉयड को अपने घुटने से दक्षिण मिनियापोलिस चौराहे के फुटपाथ पर 9 मिनट से अधिक समय तक नीचे दबाए रखा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, उनका अंतिम शब्द था। दम घुटने से मौत हो गई थी। घुटने से दाब दिया था और 9 मिनट तक दाब के रखा था। वो चिल्ला रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और अंत में उसकी मौत हो गई थी। आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर मालदीव की जीत। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह वर्तमान अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे। महासभा के द्वारा इसके अध्यक्ष का 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेट होता रहता है। 76वें सत्र के आयोजन का उत्तरदायित्व एशिया प्रशांत समूह पर है। यह पहली बार है जब मालदीव UNGA के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। मालदीव जो है UNGA के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। 76वें सत्र में घोषणा हुई। आगे देखिए। लीव नो वन बिहाइंड LNOB। लीव नो वन बिहाइंड सतत विकास और इसके सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा का एक केंद्रीय परिवर्तनकारी वादा है। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को सभी रूपों में गरीबी उन्मूलन, भेदभाव और बहिष्कार को समाप्त करने और लोगों को पीछे छोड़ने वाले असमानताओं और कमजोरियों को कम करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। LNOB ने न केवल गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना शामिल है, बल्कि देशों के भीतर और देशों के बीच भेदभाव, बढ़ती असमानताओं और उनके मूल कारणों का मुकाबला करने की आवश्यकता भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए, लीव नो वन बिहाइंड। आगे देखिए। अगला टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य, चलिए स्टार्ट करते हैं। RBI गुजरात बना भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण कंपनी बनने के लिए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 से 2020 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन जीवीए सालाना 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपया हो गया है। जीवीए इसका जीवीए एक आर्थिक मीट्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है गुजरात, पहले स्थान पे, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। इस बीच महाराष्ट्र की वार्षिक विकास इसी अवधि के लिए गुजरात के 7.5% के लगभग आधे पर थी और वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण के लिए इसका जीवीए 4.3 लाख करोड़ रुपये था। महाराष्ट्र अभी भी भारत में सेवा का अग्रणी प्रदाता है। सेवा का अग्रणी प्रदाता महाराष्ट्र है। राज्य की सेवाओं का जीवीए सालाना 12.6% बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2020 में 15.1 लाख करोड़ रुपये है। इसमें इतना ध्यान रखिए कि गुजरात बन गया है भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है सेवा प्रदाता में पहले स्थान पे है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी दुनिया की कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, ये ध्यान रखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल आईएनसी को पीछे छोड़ दिया है। एप्पल को छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया, यानी कि पहले स्थान पे आ गया है मूल्यवान में माइक्रोसॉफ्ट। 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 2.49 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। एप्पल ने एक साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर कब्जा किया था। उल्लेखनीय है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी अमेरिकी सार्वजनिक फर्म बन गई। न्यूनतम वेतन तय करने के लिए नया आधार वर्ष 2016। ध्यान में रखिए, न्यूनतम वेतन तय करने के लिए नया आधार वर्ष किसे माना गया है? 2016 को। सरकार ने आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि आधार वर्ष 2016 के साथ WRI की नई श्रृंखला 1963-65 के आधार वर्ष की पुराने की जगह लेगी। पहले आधार वर्ष तो था 1963-65 और इसकी जगह कौन लेगा? आधार वर्ष 2016। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सीरीज से न्यूनतम वेतन के निर्धारण में मदद मिलेगी। सरकार समय समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है। ताकि अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके और श्रमिकों के वेतन प्रतिरूप को शामिल किया जाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आदि की सिफारिश के अनुसार मजदूरी दर सूचकांक का दायरा बढ़ाने और इसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए श्रम ब्यूरो ने मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष पर बदलाव किया है। तो यहाँ पे 2016 को माना गया है आधार वर्ष न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 2016 को, और इसके पहले जो आधार वर्ष चल रहा था वेतन निर्धारित करने के लिए 1963-65, और जो 2016 वाला जो आधार वर्ष है वो किसकी जगह लेगा? तो 1963-65 की। ये बात ध्यान में रखिए, और इससे न्यूनतम वेतन के निर्धारण में मदद मिलेगी। अगला देखिए, आकर्षण। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज लगभग 48 से 82 दोगुना किया। माइनिंग 17 से 11 कर दिया गया है और प्लांटेशन 36 से 6 का वेटेज घटाया। इंडस्ट्री 21 से बढ़कर 37-16 की इंडस्ट्री शामिल की गई, जिनमें सिंथेटिक फाइबर, पब्लिशिंग, फुटवियर, पेट्रोलियम, ड्रग, मेडिसिन शामिल किए गए। इसमें 36 इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रहेगी, बाकी 3 माइनिंग और प्लांटेशन। 700 रोजगारों
को इसके दायरे में लाया गया। इसका लाभ क्या? नई श्रृंखला नेशनल फ्लोर वेज के निर्धारण में मददगार, जिसने न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में मदद मिलेगी। बदलाव का वर्ष खास है क्योंकि नोटबंदी के बाद काफ़ी सारे रोजगार के उद्योगों में बदलाव हुए हैं। सूचकांक से उद्योग के वेतन तय करने, प्रति यूनिट मूल्य तय करने, मार्केटिंग रणनीतिक और कारोबार की लाभप्रदता तय करने में मदद मिलेगी। आगे देखिए क्रिप्टो 2020। ऐसे 3 क्षेत्र हैं जहां क्रिप्टो करेंसी वर्ष 2022 में ऊर्जा प्राप्त करेगी। भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता और बढ़ेगी। इसके साथ ही इसका विनियामक निगरानी बढ़ेगी और NFT गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी ने कई प्रमुख सफलताएं हासिल की हैं। सबसे पहले प्रमुख नीलामी घरों ने एक डिजिटल संपदाओं की बिक्री में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दूसरी बात, एक्सपेडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रमुख वेबसाइटों द्वारा बिटकॉइन को विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद मुख्यधारा में स्वीकृति की ओर कदम बढ़ाया। तीसरी बात, विगत दिसंबर से अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान किया है। दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी के बाजार का विस्तार कैसे हुआ? बाजार का कैसे विस्तार हुआ? इसके कई उदाहरण हैं। इस बढ़ती स्वीकार्यता के साथ 2022 क्रिप्टो करेंसी के लिए कैसा रहेगा? हमारा मानना है कि ऐसे 3 क्षेत्र हैं जहां क्रिप्टो करेंसी 2022 में ऊर्जा प्राप्त करेगी। भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता और बढ़ेगी, इसकी विनियामक निगरानी बढ़ेगी और NFT गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यह समझना शोधकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है कि वे कौन से कारक हैं जो लोगों को बिटकॉइन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल का एक अध्ययन बताता है कि लोगों को प्रेरित करने वाले वे 5 मुख्य कारक: व्यवसाय पर भरोसा, ऑनलाइन प्रचार, लेन देन के लिए उपलब्ध वेब प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता, निवेश के कथित जोखिम और बिटकॉइन के प्रदर्शन को लेकर उम्मीद। क्रिप्टो स्पेस की स्थिति ने यह संभावना बढ़ा दिया है कि निकट भविष्य में बिटकॉइन मुख्यधारा बन जाएगा। पिछले साल यूरोपीय निवेश बैंक जैसे संस्थागत खिलाड़ियों ने क्रिप्टो पर रुख अपनाया। पिछले अप्रैल में EIB ने इथेरियम ब्लॉकचेन पर 10 करोड़ यूरो डिजिटल बॉन्ड जारी किया। गोल्डमैन सैक्स, बैंको सैंटेंडर और सोसाइटी जनरल भी इसमें शामिल थे। अनुसंधान ने व्यापक क्रिप्टो अपनाने के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में संस्थागत स्वीकार्यता की ओर इशारा किया और ऐसा लगता है कि हम शीघ्र ही उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर पॉइंट ऑफ सेल्स की बढ़ती उपलब्धता और क्रिप्टो स्पेस में संस्थागत निवेश संभावना वर्ष 2022 में भुगतान साधन के रूप में बिटकॉइन की स्वीकार्यता बढ़ाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बाद विकेंद्रीकृत वित्त को फिनटेक में व्यापक रूप से अगला मोर्चा माना जाता है। DeFi विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनाने का अवसर प्रदान करती है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क ऋण सुविधा के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता है, स्थिर मुद्रा जैसी नई वित्तीय प्रतिभूतियों का निर्माण करता है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए नया मॉडल पेश करता है। नियामक भी तेजी से ध्यान दे रहे हैं। नवंबर में यूरोपीय परिषद ने क्रिप्टो एसेट्स ढांचे में बाजार पर अपनी स्थिति की घोषणा की है। जो क्रिप्टो करेंसी उसे डिफाई पर विस्तृत नियामक स्पष्टता प्रदान करेगी। उसी महीने फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिकी मुद्रा नियंत्रक के कार्यकाल ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि वे क्रिप्टो पर नीति निर्देशों का एक सेट तैयार करेंगे। शोधकर्ताओं ने विनियमन की कमी को मुख्यधारा में क्रिप्टो की स्वीकार्यता के लिए एक बड़ी बाधा माना है। कई देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के डिजिटल संस्करण तैयार करने पर विचार करने के साथ सरकारी निगरानी बढ़ेगी, जिससे संभवतः वर्ष 2022 में नियामक गतिविधियां बढ़ेगी। वर्ष 2021 में NFT की बिक्री की एक नई लहर लेकर आया। उदाहरण के लिए एक NFT ठीक उसी तरह डिजिटल कला के स्वामित्व का प्रमाण पत्र पेश कर सकता है
जिस तरह भौतिक कैनवास विसेंट वान मांग की पेंटिंग के स्वामित्व का प्रमाण पत्र पेश करता है। हालांकि NFT डिजिटल कला के स्वामित्व को अनौपचारिक रूप देने के एक तरीके के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने डिजिटल रियल एस्टेट सहित अन्य प्रकार के डिजिटल संपत्ति को उसमें शामिल करने के लिए विस्तार किया। जैसे जैसे नए NFT एप्लीकेशन सामने आएंगे, यह क्षेत्र भी 2020 में बढ़ेगा। निवेश के इन अवसरों के बावजूद क्रिप्टो निवेशक को ऑनलाइन समुदाय के दावों पर संदेह करना चाहिए। क्रिप्टो उत्साही लोगों को निवेश से पहले ठीक से जांच परख कर लेनी चाहिए। एक बात तो तय है कि 2022 में नई योजनाओं के साथ नए धोखे भी सामने आएंगे। जैसे लोकप्रिय नेटफ्लिक्स शो में कैपिटलाइज्ड स्क्विड गेम क्रिप्टो एक धोखा था। क्रिप्टो आखिरकार एक काल्पनिक खेल है और यह सबके लिए नहीं है। बिटकॉइन सिटी। बिटकॉइन को लेकर सकारात्मक हुए देश। इस साल सितंबर में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। अल सल्वाडोर 7 सितंबर 2021 को अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है। इसके बाद कई अन्य देशों ने भी डिजिटल करेंसी की तरफ सकारात्मक रुख अपनाया, जिसमें यूरोप के देश भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पनामा भी क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाकर इसमें व्यापार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन ने बिटकॉइन को कानूनी रूप देने और इसे नियामक के दायरे में लाने के लिए बिल पास किया है। यह बिल 1 साल पहले तैयार किया गया था और इससे देश के 282 सांसदों में से 276 का समर्थन मिला। यूक्रेन की बात है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश बनने के बाद मध्य अमेरिका का अल सल्वाडोर दुनिया में पहले बिटकॉइन सिटी बनने जा रहा है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने पिछले दिनों इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन सिटी को सुचारू रूप से बिटकॉइन ब्रांड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अल सल्वाडोर की स्थिति। अल सल्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का 5वां सबसे गरीब देश है। इसकी प्रगति प्रति व्यक्ति GDP $41-31 है। इसकी 40% आबादी गरीब रेखा से नीचे है। यहाँ के 10% सबसे अमीर लोगों के पास 40% गरीब लोगों की संपत्ति का 15 गुना दौलत है। 64.9 लाख आबादी वाले देश में बेरोजगारी 6.9% है। क्रिप्टो करेंसी और भारत और विश्व। देश केंद्र सरकार आने वाले समय में शीघ्र क्रिप्टो करेंसी नियामक और डिजिटल करेंसी बिल पेश करेगी, जहां पूरी दुनिया, ये भारत के विषय में जान लीजिए, जहां पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती घुसपैठी से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस करेंसी के खतरों को समझा और इसके नियमन का मन बनाया। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार को धन शोधन और आतंकी फंडिंग का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता है। सभी लोकतांत्रिक देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में न जाने दे, अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस पर ध्यान देना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल रूप में ऑनलाइन रहती है। यह सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में जेब में नहीं रह सकती है। इस समय क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का वर्चस्व है। इथेरियम, थीटर, कार्डोनो, पोल्का डॉट, रिपल और डोजकॉइन सहित सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है। ये नाम बताया जा रहा है, याद रखिएगा। इथेरियम, टीथर, कार्डोनो, पोल्का डॉट, रिपल और डोजकॉइन सहित सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है। यह माना जाता है कि जापान के सातोशी नाकामोतो के द्वारा बिटकॉइन को 2008 में लाया गया था। इसका प्रचलन 2009 में शुरू हुआ था। बिटकॉइन का प्रचलन 2009 में शुरू हुआ था, 2008 में लाया गया था जापान के द्वारा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन की संख्या 2,10,00,000 तक सीमित है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप लगभग 225 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। एक बिटकॉइन का मूल्य करीब $68,641 है।
क्रिप्टो करेंसी अत्यंत स्थिर और खतरनाक उछाल भरने वाला जोखिम भरी परिसंपत्ति है। जहां क्रिप्टो करेंसी के निर्गमन के पीछे स्वर्ण या बहुमूल्य धातु के कोष नहीं रखे जाते, वहीं इसके पीछे किसी वित्तीय नियामक संस्था की किसी मूल्य की वापसी संबंधी कोई गारंटी भी नहीं है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी का निर्गमन करके कई वित्तीय धोखेबाजों द्वारा डिजिटल निवेशकों से ठगी किए जाने की आशंका बनी रहती है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल वैश्विक सट्टेबाजी और साइबर अपराधों में भी हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ना या घटना वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी की मौजूदगी नकारी नहीं जा सकती है। पिछले 10-12 वर्षों के तमाम वैश्विक वित्तीय संकटों के बीच क्रिप्टो करेंसी ने अपना अस्तित्व बचाए रखा है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर कोई वैश्विक नियमन नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे भुगतान करना फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इसके जोखिम भी कम नहीं है। लोकप्रियता देखिए, मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कारोबार को वैध करार दिया था। न्यायालय ने इनके कारोबार को वैध करार दिया था। कहा था कि भारतीय बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय सेवा की पेशकश कर सकते हैं। तब से इनका कारोबार तेज से बढ़ा है। यदि एक अनुमान लगाया जाए तो भारत के लोग रोज करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य का क्रिप्टो कारोबार करते हैं। इस बात के प्रचुर प्रमाण है कि अनिवासी भारतीय इससे बहुत अधिक राशि का निवेश क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं। भारतीय नॉन फंजिबल टोकन्स NFT के इससे संबंध क्षेत्र भी रुचि दिखा रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज इन दिनों इस आभासी क्षेत्र से जुड़े विज्ञापन कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी और NFT को लेकर विज्ञापनों की जो बाढ़ आई हुई है, उससे यही संकेत मिलता है कि भारत को इन आभासी परिसंपत्तियों का बड़ा बाजार माना जा रहा है। ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो बताते हैं कि विदेशों से धन प्रेषण की प्रभावी प्रबंधन के लिए इनका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका लेन देन तेज है और इन पर हस्तांतरण शुल्क भी कम है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता में धन प्रेषण की सहूलियत की बड़ी भूमिका है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने आधिकारिक मुद्रा बनाने की वजह से यह बताई कि यह धन प्रेषण पर बहुत अधिक निर्भर है। फेसबुक भी धन प्रेषण बाजार में प्रवेश के लिए क्रिप्टो करेंसी गठजोड़ के लिए प्रयासरत है। हालांकि यह भी सच है कि यह अत्यंत अस्थिर और जोखिम भरी परिसंपत्ति है। यह भी सच है कि कई धोखेबाज जल्द ही पैसे कमाने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी जारी करते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में भी हो सकता है। हालांकि ये कमियां जग जाहिर है, लेकिन इनकी मौजूदगी नकारी नहीं जा सकती। बीते दशक के तमाम वैश्विक वित्तीय संकटों के बीच इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। कई निवेशक इन्हें मुद्रास्फीति के जोखिम और नोटबंदी जैसे जोखिम से बचाव के रूप में भी देखते हैं। कई आभासी मुद्रा ने जबरदस्त प्रतिफल दिया। यह दलील भी है कि मुद्रा परिवर्तनीयता के अवरोध हटाकर तथा हस्तांतरण और धन प्रेषण को सहज बनाकर ये आभासी मुद्राएं प्रेषण शुल्क में कमी लाएगी। ठीक है, तो ये था बिटकॉइन के बारे में। तो इसमें सारा बात विशेष कुछ भी समझाने वाली बात नहीं, सब कुछ समझा कर लिखा हुआ है। वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए। ठीक है, इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता सकता, कारण कि इसमें सारा बात लिखा हुआ है। जो मैं बोलूँगा वो सारा बात लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार बार सुनिए और ये जो मैगज़ीन है इसको खुद से पढ़िए। ठीक है, और जहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, वहाँ पर मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। आगे देखिए, अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।